नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है देश में। सरकार ने 3 फार्म एक्ट्स लाए थे जिसके ऊपर बहुत महीनों से अभी प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स का। प्रोटेस्ट के साथ ही साथ हम लोगों ने देखा है कि जो राज्य सरकार है, बहुत सारे राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया हुआ है। तो हम लोग आज बात करेंगे हमारे फेडरलिज्म के बारे में, और इस फेडरलिज्म की डिस्कशन को हम लोग कनेक्ट करेंगे अभी जो एग्रीकल्चर प्रोटेस्ट चल रहा है। यहां पे हम लोग देखेंगे इस आर्टिकल को जिसको लिखा है प्रताप भानु मेहता ने। वो पूछते हैं कि हु वांट्स फेडरलिज्म, और वो कहते हैं कि जो इंडिया का फेडरलिज्म है उसमें सेंटर वर्सेस स्टेट है लेकिन बहुत कम है। इट्स नॉट ऑल अबाउट सेंटर वर्सेस स्टेट, बट इट्स ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कल्चर इन सेंटर एज वेल एज स्टेट्स। तो इसके ऊपर एक व्यापक विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। स्टडी IQ आपके लिए है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर UPSC 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप। सबसे पहले तो जानते हैं कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है, संघवाद का मतलब क्या है। इसको कंपैरिजन के साथ देखते हैं। 3 तरह की हमको नॉर्मल पॉलिटिकल सिस्टम्स मिलती हैं। एक होती है यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम में सेंटर के पास सारी पावर्स हो जाती है और सेंटर ही करता धरता होता है प्रोविंसेस का, राज्यों का। और इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन में क्या होगा कि एक बहुत ही लूज सेंटर रहेगा विच विल बी टेकिंग केयर ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूनियन, और बाकी सारे पावर्स स्टेट के साथ रहेंगे, यानी कि स्टेट के पास ऑटोनॉमी रहेगी। लेकिन एक फेडरेशन या फिर एक फेडरल सेटअप ऐसा होता है जहां पे सेंटर की खुद की एक आइडेंटिटी है और स्टेट्स की भी खुद की आइडेंटिटी होती है। तो अगर हम लोग बात करें फेडरलिज्म के बारे में, तो सबसे पहला फेडरलिज्म हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स था, जहां पे फेडरल गवर्नमेंट है एक जिसकी खुद के पावर्स हैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स है जिनके पास उनके खुद के पावर्स हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एक है, जो राज्य हैं, जो स्टेट से प्रोविंसेस है, उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूशंस भी है, यानी कि ऑटोनॉमी कंप्लीटली है। अगर हम लोग भारत के फेडरलिज्म के बारे में बात करें तो उसके ऊपर बहुत से लोगों ने बहुत से प्रश्न उठाए हैं, बहुत सारे कमेंट हुए हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारे फेडरलिज्म को हमेशा कंपेयर किया गया है यूएस फेडरलिज्म के साथ, और जब हम लोग वो करते हैं तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया बताई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल KM मुंशी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे, KC वेयर जो लीगल एक्सपर्ट है, वो कहते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वाज़ाई फेडरल है, मतलब ऑलमोस्ट फेडरल है, लेकिन उसमें कुछ यूनिटरी फीचर्स भी है, यानी कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर है। एक और एक्सपर्ट है मॉरिस जोन्स, वो कहते हैं कि इंडिया इज अ बार्गेनिंग फेडरलिज्म। बार्गेनिंग मतलब जहां पे सेंटर और स्टेट एक दूसरे से बार्गेन करते हैं, अपने पावर्स, फाइनेंसेस एटसेट्रा के लिए बार्गेन करते हैं। तो कुछ हद तक सही है। और रिनोन्ड एक्सपर्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है के हैं ग्रैनविल ऑस्टिन, उनका कहना है कि इंडिया इज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव मतलब जहां पे केंद्र सरकार और जो राज्य सरकारें हैं हमारे पास, वो एक दूसरे को कोऑपरेट करके देश को आगे बढ़ा रही हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। और हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने भी क्लियरली कहा था कि इंडिया में हम लोगों ने डुअल पॉलिटी सेटअप किया है। केंद्र सरकार अपनी जगह पे है, उनके कुछ पावर्स है, डिफाइन किए गए हैं। राज्य सरकार भी अपनी जगह पे है, जो संविधान से ही पावर डिराइव करते हैं, उनकी खुद की एंटिटी है, सेंटर के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है। वो कहते हैं कि अगर हम लोग बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो वो यूनिटरी भी है, यानी कि जब केंद्र सरकार बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी है, और साथ ही साथ वो फेडरल भी है, क्योंकि राज्यों को अपनी अपनी ऑटोनॉमी भी है, लिमिटेड ऑटोनॉमी से दे हैव ऑटोनॉमी बिकॉज दे हैव कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस। सर्कमस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है इंडियन फेडरलिज्म की बात करें। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें यूएस फेडरेशन के साथ, देखिए यूएस में वो एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन था। कमिंग टुगेदर मतलब शुरुआत में 13 कॉलोनीज यानी कि 13 जो राज्य थे उनके साथ में आए और उन्होंने एक यूनाइटेड स्टेट्स बनाया, यानी कि राज्य साथ में आए और एक केंद्र बनाया। लेकिन इंडिया का होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मॉडल है। होल्डिंग टुगेदर मतलब इंडिया में 552 प्रिंसली स्टेट्स थे पहले, प्रोविंसेस भी बहुत सारे थे ब्रिटिश के। इन सबको साथ में लाया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इंडिया को यूनाइट किया और एक केंद्र सरकार बनाई ताकि वो होल्ड करे इस फेडरलिज्म को। तो हम लोग एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है।
साथ ही साथ हम लोग एक एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है, एसिमेट्रिकल फेडरेशन, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, मैं बताता हूं आपको क्या है एग्जैक्टली। सिमेट्रिकल फेडरलिज्म है यूएस, जहां पे यूएस फेडरल गवर्नमेंट या अपने अपने पावर्स है, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स इक्वल है और उनके भी अपने अपने पावर्स है। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा एसिमेट्री है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यूएस और इंडिया की, तो यूएस एक लेजिस्लेटिव फेडरलिज्म है, लेकिन इंडिया एक एग्जीक्यूटिव फेडरेशन है। एग्जीक्यूटिव फेडरेशन का मतलब यह है कि यहां पे बेस्ड ऑन पॉपुलेशन हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे जो एमपीस एमएलएस हम लोग भेजते हैं पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, दोज आर दी एग्जीक्यूटिव, और उनका एक रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, राइट। लेजिस्लेटिव फेडरेशन है यूएस में, जहां पे फॉर एग्जांपल मैं सेनेट की बात करूं, सेनेट में कोई भी स्टेट हो, छोटा हो बड़ा हो, कितनी भी पॉपुलेशन हो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन पड़ी हुई है वहां। तो लेजिस्लेचर में जब जाएंगे आप, उनकी सेनेट देखेंगे तो सारे राज्यों को एक सिमिलर काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा रेसिड्यूअरी पावर्स की हम लोग बात करें तो रेसिड्यूअरी पावर्स यूएस में राज्यों के साथ है, लेकिन इंडिया में केंद्र के साथ है, तो अंतर बहुत ज्यादा है। और अगर हम लोग इसको थोड़ा और क्लोजली देखें, एक क्लोजर लेंस से हम लोग देखें, तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिया में फेडरेशन है। फेडरेशन की क्या रिक्वायरमेंट है कि दो डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, यानी कि दो सरकारें होनी चाहिए। केंद्र सरकार है, राज्यों में अपनी अपनी सरकारें हैं, एक तो क्राइटेरिया हो गया। डिवीजन ऑफ पावर है, शेड्यूल 7 में क्लियरली दिया गया है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो पावर अपनी अपनी डिवाइडेड है। हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, सुप्रीम कोर्ट है जो डिसाइड करेगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अगर कोई लड़ाई हो जाए या फिर दो राज्यों के बीच में कोई लड़ाई हो जाए, कोई विवाद है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास और भी फैक्टर्स है, जैसे कि हमारा संविधान लिखा हुआ है, संविधान को हम सुप्रीम कहते हैं। हमारे पास संविधान को अमेंड करने के लिए, स्पेशली फेडरल फीचर्स को अमेंड करने के लिए बिना स्टेट्स के अनुमति के नहीं कर सकते। 50% ऑफ स्टेट्स हैव टू रैटिफाई इफ वी हैव टू चेंज द फेडरल फीचर्स। साथ ही साथ बाइकैमरल तो है, मतलब राज्यसभा है, राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन राज्यों की है। तो एक तरफ फेडरल फीचर्स तो काफी है, यूनिटरी फीचर्स भी काफी है, जैसे कि एक ही संविधान है सबका। अगर आप यूएस में देखें तो राज्यों का अपना संविधान हो सकता है। हमारे पास सिटीजनशिप भी एक ही है, मतलब मैं भारत का नागरिक हूं, मैं कर्नाटका का नागरिक नहीं, मतलब आई हैव ओनली वन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप, नॉट माई स्टेट सिटीजनशिप। आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ कर्नाटका और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, नो, आई एम इंडियन सिटीजन। फ्लेक्सिबिलिटी भी है, हम लोग बात कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं इंडिया में, मतलब काफी आसान है। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सेंटर का काफी ज्यादा कंट्रोल है, सेंटर अपॉइंट करता है ऑल इंडिया सर्विसेज को, सेंटर के पास काफी ज्यादा इमरजेंसी पावर्स है अंडर आर्टिकल 356, अंडर आर्टिकल 352, तो बहुत ज्यादा पावर्स है इन लोगों के पास। तो फेडरल भी है और यूनिटरी भी है, तो इसीलिए फेडरेशन के ऊपर कंटिन्यूस डिस्कशन होता आ रहा है। लेकिन इस सारे डिस्कशन के बावजूद कैसे हमारा फेडरलिज्म सर्वाइव कर चुका है, इसके बारे में प्रताप भानु मेहता कहते हैं कि 4 मेन रीजन है हमारी फेडरलिज्म को सर्वाइव करने के लिए, अभी तक चल रहा है। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी है, हमारे पास बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, विभिन्नता इतनी है, इतनी सारी भाषाएं हमारे पास, बहुत सारे प्रांत प्रदेश है हमारे पास, अलग अलग धर्म है हमारे पास। तो इन सब के बावजूद एक कॉम्प्रोमाइज जरूर होता है। एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूं आपको, लैंग्वेज के ऊपर जो वाद विवाद छिड़ा था 1956 में, लैंग्वेज कमीशन सेटअप की गई और लिंग्विस्टिक स्टेट लाए गए। केंद्र सरकार ने काफी अच्छी चीज की, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी जो थी, भाषा की विभिन्नता जो थी, उसकी वजह से और देश स्ट्रांग बना है। डिवीजन ऑफ पॉलिटिकल पावर तो है ही, जैसे मैंने कहा आपको, शेड्यूल 7 में पॉलिटिकल पावर डिवाइडेड है। केंद्र सरकार के अपने सब्जेक्ट्स हैं, राज्य सरकार के अपने सब्जेक्ट्स हैं, कंकरेंट भी कुछ है सब्जेक्ट्स। लेकिन पॉलिटिकल पावर कैसे डिवाइड हुआ है? अगर हम लोग देखें नेहरू एरा को, तो नेहरू एरा में तो सब कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी फेडरलिज्म की या संघवाद की, क्योंकि राज्यों में भी कांग्रेस है, केंद्र में भी कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन 1967 के बाद ऐसे पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि टसल शुरू हो चुकी है। बट टसल शुरू हुई है और कोएलिशन गवर्नमेंट की वजह से काफी हद तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार कंटिन्यूअसली सर्वाइव करते हुए आ रहे हैं। विवाद चलता है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने धीरे से पावर, कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, लेजिस्लेटिव पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, फाइनेंशियल पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हम लोग धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं। एक उदाहरण है जैसे जीएसटी का, उसको हम लोग बात कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल कल्चर में भी, कि किस तरह से हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूशनल कल्चर्स लाए हैं। जैसे पहले प्लानिंग कमीशन था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था, अभी जैसे नीति आयोग है, इन सब चीजों से हम लोग संघवाद को सर्वाइव करके रखा हुआ है हमारे।
साथ ही साथ एसिमेट्रिकल फेडरल स्ट्रक्चर, जो लुईस टिलिन कहती है एसिमेट्रिकल फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, तो इसकी वजह से हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। अब एसिमेट्रिकल फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या है? देखिए, पहले तो एसिमेट्री दो जगह पे है, एक है केंद्र लेवल पे और राज्य लेवल पे। केंद्र की पावर ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, क्योंकि इमरजेंसी पावर्स दी गई हैं। फाइनेंशियल पावर तो ऑब्वियसली केंद्र के पास ज्यादा है, तो एसिमेट्री एक हो गई केंद्र और राज्यों के बीच। और दूसरी एसिमेट्री है राज्यों के बीच भी। जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको, अनुच्छेद 371 का। अनुच्छेद 371 में हमको बहुत सारे स्पेशल प्रोविजंस मिलेंगे कई राज्यों के लिए, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के लिए स्पेशल प्रोविजन है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए बनाए गए, कर्नाटका के लिए बनाया गया, महाराष्ट्र के लिए बनाया गया, कच्छ रीजन के लिए बनाया गया, मतलब गुजरात स्पेशल प्रोविजंस है। तो बहुत सारे एसिमेट्रिकल चीजें भी हैं, कुछ राज्यों को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए। और स्पेशली अगर मैं बात करूं 2019 तक अनुच्छेद 370 भी था, जिससे एक एसिमेट्री थी जम्मू एंड कश्मीर और बाकी राज्यों के बीच। तो इस एसिमेट्री की वजह से हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट को साथ में बरकरार रखा है, जम्मू एंड कश्मीर को बरकरार रखा है। बहुत सारे राज्यों में इस विभिन्नता के बावजूद हम लोगों ने अपना एक संघ, यूनियन बरकरार रखा हुआ है। इन सब चीजों से हम लोग सर्वाइव कर लिया। तो चलिए अभी डिस्कशन पे वापस आते हैं करंट अफेयर्स की, जो हम लोग बात कर रहे थे एग्रीकल्चर प्रोटेस्ट के ऊपर। ये भी संघवाद से जुड़ा हुआ क्यों है? अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, क्या एग्रीकल्चर केंद्र सरकार के डोमेन में आता है? इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर्स की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा गया है कि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर इनकम एक स्टेट सब्जेक्ट है। हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि क्यों फार्मर्स को टैक्स नहीं करते, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम स्टेट के अंडर है, स्टेट को टैक्स करना पड़ेगा, केंद्र तो टैक्स कर ही नहीं सकता। तो इन सब के बावजूद अब आपको लग रहा होगा कि केंद्र सरकार ने तो ये 3 लॉ क्यों लाए, कैसे लाए, किस पावर के बिना पे लाया? उसका एक एंट्री है 33B कंकरेंट लिस्ट में। जैसे मैंने आपको बताया शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में जो भी लॉ बन जाता है उसके ऊपर केंद्र का ज्यादा पावर होगा, यानी कि अगर केंद्र भी उस पर एक लॉ बनाएगा और राज्य भी उस पर एक लॉ बनाएगा तो केंद्र सरकार का लॉ प्रिवेल करेगा। तो इस पावर के तहत केंद्र सरकार ने एंट्री 33B में जो कंसर्न करता है ट्रेड, कॉमर्स, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ, इसके तहत उन्होंने ये एक्ट्स लाए और इन एक्ट्स को इंप्लीमेंट करने की बात चल रही है। इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी बहुत ज्यादा शुरू हो चुका है, क्योंकि एमएसपी के ऊपर बात चल रही है। फार्मर्स को लग रहा है कि केंद्र सरकार अभी एमएसपी रोकने वाली है। तो अभी चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन रहा। जैसे ही ये खबर आई कि केंद्र सरकार ने इन लॉस को बनाया, सितंबर 2020 में पास हुए, प्रेसिडेंशियल एसेंट मिली, तो पंजाब से सबसे पहले एक प्रोटेस्ट आया। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जो न्यूली एनेक्टेड सेंट्रल फार्म लॉस है, इट इज अ टोटल असॉल्ट ऑन दी फेडरलिज्म, संघवाद के ऊपर एक बहुत बड़ा असॉल्ट है। छत्तीसगढ़ में तो उन्होंने अपने अपने एग्रीकल्चर बिल्स लेके आया ताकि वो काउंटर करे सेंटर के फार्म लॉस को। तो इसका मतलब क्या है कि संघवाद में स्टेट्स भी इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राज्य सरकार भी इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्लियरली सेंटर वर्सेस स्टेट का भी एक टसल हो चुका है। लेकिन अगर हम लोग यहां पे देखें कि हमारे फेडरलिज्म की सर्वाइव होने की बातें जो की प्रताप भानु मेहता ने, उस चीज से हमें एक जरूर पता चलता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो है ही, जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बन चुका है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जिससे हम लोग नीति आयोग की बात की है, स्टेट्स के बीच कंपटीशन, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कंपटीशन, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्बेटिव फेडरलिज्म भी बन चुका है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि क्या है डबल स्टैंडर्ड्स इंडियन फेडरलिज्म की, जिसकी वजह से बहुत हद तक सर्वाइव भी कर चुका है हमारा फेडरलिज्म, चलिए बात करते हैं इस चीज पे। जैसे ही मैंने कहा कि आपको केंद्र सरकार ने एंट्री 33B के तहत उन्होंने अपने एक्ट बनाए, तो एक्ट बनाते ही फार्मर्स ने उसको प्रोटेस्ट किया। तो फार्मर्स के पास तो प्रोटेस्ट करने का राइट है। अगर उनको लग रहा है कि कोई लॉ है, कोई एक्ट है जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली वी हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट इन अ डेमोक्रेसी, एब्सोल्युटली राइट, वो अपनी जगह पे सही है। अगर हम लोग राज्यों की बात करें तो राज्य सरकार भी ठीक है, क्योंकि उनकी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है, उनके खुद के पास पावर्स है, वो बिल्कुल लीगली सवाल पूछ सकते हैं कि अगर हमारे संविधान में हमको पावर दिया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर को रेगुलेट करने का, तो केंद्र सरकार यहां पे क्यों बना रही है। जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हम इसको लीगली फाइट करेंगे, तो उनके पास बिल्कुल पावर है लीगली फाइट करने का और सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का, ताकि इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन निकले। तो सभी अपनी जगह पे सही है। लेकिन डबल स्टैंडर्ड्स मैंने किस लिए कहा
क्योंकि एमएसपी की बात आ गई है और एमएसपी की ही सारी डिस्कशन चल रही है। तो ये एमएसपी है क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये है क्या? एक केंद्र लेवल की सब्सिडी है। तो अगर एग्रीकल्चर के ऊपर केंद्र सरकार लॉ नहीं बना सकते हैं तो एमएसपी तो बहुत दिनों से चल ही रहा है, तो एमएसपी के ऊपर राज्य सरकार एमएसपी को एक्सेप्ट करती है, फार्मर्स एमएसपी को एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि फेडरलिज्म हमारा ऐसा है कि केंद्र सरकार एमएसपी या सब्सिडी दे तो ठीक है, लेकिन ऑल्दो हटाने की बात नहीं की है, तो इसके ऊपर फेडरलिज्म की बातें निकल आती है, राइट। इन सब का मतलब क्या है कि कंपटीशन जरूर है इंडिया में, कोऑपरेशन भी जरूर है इंडिया में, और एक बहुत ही स्ट्रेंज टाइप का हमारा फेडरलिज्म है जहां पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज के ऊपर बिलीव करते हैं टू रन आवर ओन फेडरलिज्म। तो ये अभी सेंट्रल सब्सिडी अगर मिल रही है, अगर समझ लीजिए केंद्र सरकार ने एक लॉ लाया हुआ था जिसमें वो कहे कि सेंट्रल सब्सिडी बढ़ा रहे हैं, तो क्या इससे फार्मर्स को आपत्ति होगी? क्या इससे राज्य सरकारों को आपत्ति होगी? सवाल जरूर उठ जाता है। लेकिन वो भी एक तरह का इंटरवेंशन है केंद्र सरकार का राज्यों में और एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन यही है हमारा फेडरलिज्म का एक स्ट्रक्चर, जहां पे सेंटर वर्सेस स्टेट हमेशा लड़ाई नहीं चलती है। यहां पे पॉलिटिकल जो कल्चर है, इंस्टीट्यूशनल कल्चर जो बना है, उस चीज के ऊपर वाद विवाद बहुत चलता है और बहुत बार ये कॉम्प्रोमाइज की बातें की गई हैं। अगर मैं बात करूं एक सॉल्यूशन की, जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हमारा ऑलमोस्ट फेडरल स्ट्रक्चर है, कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर है। तो एक सॉल्यूशन क्या होगा कि केंद्र को हाई हैंडेडनेस यूज नहीं करनी चाहिए। अगर ये जो एंगर हुआ है, फ्रस्ट्रेशन हुआ है, जो कन्फ्रंटेशन शुरू हुआ है फार्मर्स और केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, इसको क्लियरली अवॉइड कर सकते थे। कैसे? अगर केंद्र सरकार राज्यों से कंसल्ट करें कि हम ये प्रपोज रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, और इस डिस्कशन के बाद अगर वो लॉस आते तो शायद और बेटर फेडरल सॉल्यूशन निकलता। अभी फिलहाल एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जिन राज्यों में अप्लाई करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर राज्यों के पास लिमिटेड ऑटोनॉमी है तो दे कैन डिसाइड विच states want to apply, which states do not want to apply, but it has its own pros and cons. But ये जो फार्मर प्रोटेस्ट है, इससे फेडरलिज्म के ऊपर जरूर एक डिस्कशन बनता था। That's it from my side on this part of discussion. I hope this was interesting for you. Thank you for watching. Jai Hind.